बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है उसमें तब्दीलियाँ क्यों आती हैं ओवर टाइम, यानी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कैन चेंज द इंटरेस्ट रेट। मतलब कि इंटरेस्ट रेट किन किन फैक्टर्स से इफ़ेक्ट होता है। इन अदर वर्ड्स कि हम ये जानना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो फंक्शन किस किस फैक्टर का है, यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। इंटरेस्ट रेट डिपेंडेंट वेरिएबल है और इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये आपके सामने ए से लेके एफ तक ये पॉइंट्स हैं। ए से लेके ए बी सी डी, ये सारे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं। किसको भला? इंटरेस्ट रेट को। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमें जानने की ज़रूरत है। और इंटरेस्ट रेट एक जनरल टर्म है जो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको याद होगा कि डिपॉजिटर और बैंक की जब बात की थी तो मैंने आपको समझाया था कि वहाँ जो इंटरेस्ट रेट यूज़ होता है उसे डिपॉजिट रेट कहते हैं। और इस तरह से जब बैंक जो है वो इन्वेस्टर को पैसा देता है, कर्ज देता है, एडवांसिंग द लोन करता है, तो इन्वेस्टर बैंक को सूद देता है और उस इंटरेस्ट रेट का नाम है लैंडिंग रेट। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जो कि जिन पे बात हो सकती है। अब यहाँ पर जो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं वो ख़ास तौर पर लैंडिंग रेट के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट ख़ास तौर पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लैंडिंग रेट की बात कर रहे हैं, या जिसको आप एडवांसिंग रेट भी कहते हैं, यानी वो रेट जिस पर कर्ज दिया जाता है। कर्ज दिया जाता है वो क्यों चेंज होता है? तो उसमें 5-6 फैक्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स पर भी होते हैं, वो भी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड जो है वो वेरी करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट के फैक्टर्स इन्होंने बताए हैं उनमें एक इन्फ्लेशन है, एक रिस्क है, एक डिमांड फॉर फाइनेंस है, और एक गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये गवर्नमेंट की नहीं होती, ये होती है सेंट्रल बैंक की। ये गलत लिखा हुआ है, सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी होती है। तो ये चार चार फैक्टर बताए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। ये चार वो फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। इन चारों फैक्टर्स पर बात करते हैं। ये चार फैक्टर्स क्या क्या किस तरीके से इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि जो नीड फॉर द रियल रिटर्न, नीड फॉर द रियल रिटर्न। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर जो होते हैं ना, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि वो अर्न करें। इन्वेस्टर का मतलब, इन्वेस्टर भी कई मानों में यूज़ होता है लफ्ज़। तो इन यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो कहता है कि रियल रेट ऑफ रिटर्न अर्न करे जो अपनी इन्वेस्टमेंट पे वो कर रहा है। यानी यहाँ पर इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर है जिसने कोई बिजनेस शुरू किया हुआ है और वो चाहता है कि उसको रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिले। और रियल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा रिटर्न होना, यानी वो रिटर्न जो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा हो उसे रियल रेट ऑफ रिटर्न आप कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस सूरत हाल में जो इन्वेस्टर है वो चाहेगा कि उसका रिटर्न जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे भला? इन्फ्लेशन रेट से। इन्फ्लेशन रेट से, इन्फ्लेशन रेट से उसका रिटर्न जो है वो क्या होना चाहिए? वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है जी, इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसका रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो फिर तो वो सारा पैसा उसका ज़ाया चला जाएगा, क्योंकि उतना पैसा ही तो उसकी उसकी जो
अर्न कर रहा है उसकी वैल्यू ऑफ मनी तो उतनी कम हो जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि रिटर्न जो होना चाहिए वो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा होना चाहिए। ये तो एक जर्नल बात आपको समझाई, और इससे पहले मैंने एक आपको पीछे भी टॉपिक समझाया था रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से। अगली चीज़ ये है कि अगर अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगर आप ये समझते हैं, ये मैं वही बात कर रहा हूँ कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से हमने ये पढ़ा था कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, यही पढ़ा था ना। तो अगर आप ये समझते हैं कि एक्सपेक्टेड, आप ये कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, तो फिर नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। ये वही बात है जो कि फिशर इफेक्ट मैंने आपको समझाया था कि देर इज़ वन ऑन वन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का और इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, जो इस पॉइंट में समझाया गया आपको। ठीक है जी। अगली बात ये बताई जा रही है कि चेंजेस इन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। अब आप ये बात समझते हैं कि जब भी गवर्नमेंट को कर्जे की ज़रूरत होती है तो वो बैंकों के पास जाती है, और गवर्नमेंट जब बोरो करेगी तो उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएंगे, बैंक जो होंगे वो इंटरेस्ट रेट हाई कर देंगे। तो जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ती है तो गवर्नमेंट की बोरोइंग बढ़ने से भी इंटरेस्ट रेट क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। यानी गवर्नमेंट की बोरोइंग जब बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट बोरोइंग और इंटरेस्ट रेट में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जाहिर सी बात है, बैंक में जब आप जाएंगे, गवर्नमेंट जाएगी और वो कहेगी हमें कर्जा दो, तो बैंक क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देंगे। इससे अगली चीज़ ये है कि हायर डिमांड फॉर बोरोइंग फ्रॉम इंडिविजुअल्स। यही चीज़ आम लोगों के हवाले से है। अगर इंडिविजुअल्स भी ये समझते हैं कि उन्होंने कर्जा लेना है बैंकों से, तो वो भी बैंकों के पास पहुंचेंगे और बैंक उनको भी क्या करेंगे, उनको भी हायर इंटरेस्ट रेट पे कर्जा देंगे। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा कर्जे की डिमांड में इजाफा होगा, यानी डिमांड फॉर क्रेडिट जो है, क्रेडिट या लोन जो है वो बढ़ेगी, तो बैंक इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देंगे। तो ये भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये दोनों फैक्टर्स समझ आ रहे हैं ना। तो इस दोनों में, इसमें आम लोग बोरोइंग कर रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग कर रही है। तो बोरोइंग किसी भी किस्म की हो, उसके नतीजे में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, और यहाँ पे ये बता रहा है गवर्नमेंट, और आगे लिख रहा है सेंट्रल बैंक एक्टिंग एज ऑन देयर बिहाफ। तो गवर्नमेंट तो नहीं कहिए, ये सारी काट दें यहाँ से। तो सेंट्रल बैंक जो है वो कंट्रोल करता है किसको, इंटरेस्ट रेट को। और जब वो चाहता है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। आप लोगों को याद होगा कि जब बैंक रेट में इजाफा होता है, मैंने आपको ये बात समझाई थी, बैंक रेट वो रेट है जिस इंटरेस्ट रेट पर सेंट्रल बैंक आम बैंकों को कर्जा देता है। और अगर वो बैंक रेट बढ़ा दे तो इंटरेस्ट रेट, जिसे हम लैंडिंग रेट कहते हैं, बैंक्स जो होते हैं वो लैंडिंग रेट बढ़ा देते हैं। और यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं वो लैंडिंग रेट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक रेट के बढ़ने से भी लैंडिंग रेट में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। और जब लैंडिंग रेट में इजाफा होगा तो लोग जो हैं वो लोन कम लेंगे, लोन की डिमांड क्या हो जाएगी, लोन डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लोन की डिमांड कम होने की वजह से लोग डिमांड कम करेंगे, जिसके एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने के नतीजे में कीमतें कम हो जाती हैं। और यही वो बात समझा रहा है कि जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो इसके नतीजे में कीमतें जो है वो कम हो जाती हैं, और वो इस तरीके से इन्फ्लेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो बैंक रेट के बढ़ने से लैंडिंग रेट बढ़ता है, फिर जिससे लोन की डिमांड कम हो जाती है। आम लोग अब डिमांड कम करेंगे ना, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जिसके नतीजे में टोटल जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जिसे कहते हैं, वो कम हो जाएगी और कीमतें कम हो जाएंगी। और आखिरी पॉइंट इसके अंदर ये है कि आखिरी पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट रेट फ्रॉम अब्रॉड, ये भी देखना पड़ेगा
कि आपके मुल्क में जो इंटरेस्ट रेट है और फिर दुनिया में जो इंटरेस्ट रेट है उनमें कितना डिफरेंस है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट जो है वो कम है, तो फिर आपके मुल्क के अंदर कैपिटल नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल की कीमत का नाम है इंटरेस्ट रेट। जहाँ पर उसको ज़्यादा कीमत मिलेगी कैपिटल को, वो वहीं जाएगा। तो इसके नतीजे में आपको भी हो सकता है कि फिर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़े। यानी अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो अब्रॉड में यानी दुनिया में वो ज़्यादा होगा, तो आपके मुल्क से कैपिटल क्या होगा, जाना शुरू हो जाएगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा। तो आपको कैपिटल इनफ्लो करने के लिए आपको भी अपने मुल्क में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट एट होम यानी आपके अपने मुल्क में भी आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर कैपिटल क्या होगा, आएगा आपके मुल्क में, कैपिटल इनफ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरेस्ट रेट अपने मुल्क में उस वक्त बढ़ जाएगा जब बाहर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट आप बाहर में ज़्यादा हुआ तो आपके मुल्क से भी पैसा बाहर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग वहाँ पर रखेंगे ना, फिर पैसा वहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, जिसके नतीजे में आपको भी इंटरेस्ट रेट जो है अपने मुल्क के अंदर, होम का मतलब अपना मुल्क, अपने मुल्क में भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपके मुल्क में कैपिटल आए, कैपिटल इनफ्लो हो। तो इसका मतलब ये है कि बाहर के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी आपके डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये चार फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, एक इन्फ्लेशन का, एक रिस्क का, एक डिमांड फॉर फाइनेंस। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये डिमांड फॉर फाइनेंस के रेलिवेंट हैं। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी की मैंने आपसे बात की। ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वो है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या है, इन्फ्लेशन है ना जी। नंबर टू बोरविंग यानी गवर्नमेंट बोरविंग, ठीक है ना जी। और नंबर थ्री हाउस होल्ड बोरविंग यानी आम लोग जो बोरविंग करते हैं, हाउस होल्ड बोरविंग। और फिर मॉनेटरी पॉलिसी, और फिर इंटरेस्ट रेट एब्रॉड, ठीक है ना जी। ये फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को क्या करते हैं इफेक्ट। और इन्फ्लेशन के साथ भी इंटरेस्ट रेट का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, गवर्नमेंट बोरविंग के साथ भी, हाउस होल्ड बोरविंग के साथ भी, मॉनेटरी पॉलिसी में भी, और इसके साथ सबके साथ पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ये पिछला क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा कि वेरिएशंस इन द जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट ओवर टाइम, ये उसका समरी आ गई। सारे फैक्टर्स पे एक दो तीन चार पांच फैक्टर हैं जो कि इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं। ये पिछला क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के हवाले से पहली चीज़ ये है कि जैसे अभी हमने पढ़ा है कि इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे आपके सामने इन्फ्लेशन है, फिर गवर्नमेंट बोरविंग है, फिर हाउस होल्ड बोरविंग है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी है, और फिर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अब्रॉड है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे फैक्टर किसको इफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि bonds term to maturity affects its interest rate। ये पहला पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि जो टर्म टू मेच्योरिटी है यानी टाइम पीरियड, वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। टाइम पीरियड, टर्म टू मेच्योरिटी मींस टाइम पीरियड, वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। मीनिंग दैट कि अगर एक बॉन्ड, बॉन्ड किसे कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं डेट, बॉन्ड कर्ज को कहते हैं।
बॉन्ड इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जब भी कर्जा लेना होता है बॉन्ड इशू होता है। तो कर्जे की टाइम पीरियड भी तो होगा ना कि कितने टाइम पीरियड के लिए आप कर्जा ले रहे हैं। जितने ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ले रहे हैं फिर इंटरेस्ट रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए कर्जा लिया जाएगा उतना ही सूद भी ज़्यादा देना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे की जा रही है कि टर्म टू मेच्योरिटी जो है वो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करती है। और अगली बात ये है कि द रिलेशनशिप द रिलेशनशिप the relationship among interest rates interest rates on bonds with with different with different terms to maturity is called term structure of interest rates। ये देखिए जी, ये टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट की डेफिनेशन हमने किया है कि डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट उनकी मेच्योरिटी होती है। मेच्योरिटी मीन्स कोई 1 साल का होता है, कोई 1 साल से कम का होता है कोई 1 साल से ज़्यादा का होता है, जिसका मतलब मेच्योरिटी वेरी करती है। तो इंटरेस्ट रेट ऑन बॉन्ड्स विद डिफरेंट टर्म्स टू मेच्योरिटी, समझ रहे हैं? मतलब एक बॉन्ड ऐसा है जिसके ऊपर जिसकी टर्म क्या है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, फिर मीडियम टर्म हो सकते हैं, फिर लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट क्यों है? क्योंकि इनकी मेच्योरिटी शॉर्ट टर्म की है, इनकी मीडियम टर्म की है और ये लॉन्ग टर्म की है। और फाइनेंस की दुनिया में लेस देन 1 ईयर जो है वो शॉर्ट रन है, और 1 ईयर से लेके लेस देन 10 ईयर्स ये मीडियम टर्म है, और 10 एंड अबव जो है वो लॉन्ग टर्म है। ये फाइनेंस के अंदर ये टाइम पीरियड्स हैं, यानी टाइम पीरियड इन इकोनॉमिक्स में नहीं, फाइनेंस में। और ये जो चैप्टर है ये फाइनेंस का चैप्टर है। ये आपके सामने, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी मौजूद हैं, लॉन्ग टर्म। तो टर्म्स टू मेच्योरिटी जो है ना, टर्म टू मेच्योरिटी यानी मेच्योर कब होगा। टर्म मींस कितने टाइम पीरियड के अंदर वो मेच्योर हो जाएगा। अगर तो वो मीडियम टर्म का होगा तो 1 से 10 साल के दरमियान मेच्योर हो जाएगा। अगर 10 साल से ज़्यादा का होगा तो वो लॉन्ग टर्म में मेच्योर होगा। तो डिफरेंट बॉन्ड्स के डिफरेंट टर्म्स टू मेच्योरिटी होती है। एक बॉन्ड ए है वो शॉर्ट टर्म उसकी है, उसकी मेच्योरिटी मीडियम टर्म हो सकती है। एक बॉन्ड सी है उसके ऊपर लॉन्ग टर्म की मेच्योरिटी हो सकती है। तो हमने ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट का और टाइम पीरियड का आपस में क्या ताल्लुक है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि टर्म टू मेच्योरिटी
और इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली क्या है, वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टर्म टर्म की बात हो रही है ना, टर्म का मतलब है टाइम पीरियड, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा, टाइम और टर्म इंक्रीज करेगी, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि बॉन्ड जो है वो एक्चुअली कर्जा है, तो वो शॉर्ट टर्म का कर्जा है, मीडियम टर्म का बॉन्ड है तो मीडियम टर्म का कर्जा है, और अगर लॉन्ग टर्म का बॉन्ड है तो लॉन्ग टर्म का कर्जा है। तो तीन तरह के कर्जे मौजूद हैं, और इस चीज को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो यील्ड है, यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट जो है, यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो ग्रेटर देन होगी यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म एसेट्स, यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म एसेट्स। समझ गए? सारी सी बात है कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी कॉम्पनसेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है, और इंटरेस्ट रेट एक्चुअली कॉम्पनसेशन को शो कर रहा होता है। ये आपको टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट समझ आ गए? तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट ये बताता है कि आप ये देखते हैं कि जो यील्ड है बॉन्ड की और टाइम के साथ आप उसका क्या रिलेशनशिप है, और आप बाकी फैक्टर्स को क्या रखते हैं वहाँ पे, कांस्टेंट रखते हैं, उनको आप चेंज नहीं करते हैं। ये बात समझ गए होंगे आप। अच्छा, अब इसी चीज़ को हम मज़ीद पढ़ लेते हैं बुक से। बुक्स है टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट रेट का और टर्म का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मैंने अभी आपको बताया कि जो वेरियस इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो हम तीन ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द लोन। अब लोन का मतलब क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड जो है वो लोन को शो करता है। जब भी कर्जा लेना होगा वो बॉन्ड इशू किया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के साथ है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स के साथ है, ठीक है ना जी, बॉन्ड्स के साथ है। इसका मीडियम टर्म बॉन्ड्स के साथ है, मीडियम टर्म बॉन्ड्स के साथ इसका ताल्लुक है, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के साथ है। और जो मैंने भी आपसे बात की कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं वो उनके ऊपर हाई यील्ड होती है देन द शॉर्ट टर्म लैंडिंग, ठीक है। उसकी क्या वजूहत है, यानी ये वाली बात मैंने अभी आपको यहाँ पर भी लिख के बताई। कौन सी वाला? कि ABCD रीजंस बताई जा रही हैं। ये पहले रीजन है, ये A, ये फिर B, ये फिर C और ये फिर D। ये चार रीजंस हैं कि क्यों लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, बॉन्ड भी फाइनेंशियल एसेट ही है, तो लॉन्ग टर्म इसके फाइनेंशियल एसेट की जगह पर आप लिख लें बॉन्ड्स फॉर एग्जांपल। तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ऊपर यील्ड क्यों ज़्यादा होती है देन द शॉर्ट टर्म, क्योंकि ये बात समझनी। तो इसमें जो पहली बात यहाँ पे समझाई जा रही है वो ये है कि जैसे यहाँ पे उसने बताया है कि इन्वेस्टर मस्ट बी कंपनसेटेड फॉर टाइंग अप हिज मनी इन एटलीस्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कंपनसेशन ज्यादा चाहिए होगी ना। इन्वेस्टर का मतलब यह है कि जिस बंदे ने, यहाँ इन्वेस्टर का मतलब यह है जिस बंदे ने बॉन्ड में सरमायाकारी की, यानी उसने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए। किसी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए मतलब कि उसने किसी कंपनी को कर्ज दे दिया। जब किसी कंपनी को उसने कर्ज दे दिया तो वो कह रहा है कि मैंने फलानी कंपनी के बॉन्ड खरीद लिए, और वो अपने आप को इन्वेस्टर कह रहा है
कि आई हैव इन्वेस्टेड माई मनी इन परचेजिंग द बॉन्ड्स ऑफ एनी कंपनी, तो वो एक्चुअली उसने अपने आप को इन्वेस्टर कहा है इस सेंस में कि मैंने अपने पैसे किसी दूसरी कंपनी को दे दिए हैं और उस कंपनी के बॉन्ड्स खरीद लिए हैं। तो उसका, और अगर वो लॉन्ग टाइम पीरियड के बॉन्ड्स हैं तो उसको, कंपनी को उसके ऊपर सूद भी तो ज़्यादा देना चाहिए ना, और वो सूद जो है वो कंपनसेशन है ना, उसकी इनाम है ना, उसको ये कंपनसेशन का मतलब इनाम है, क्योंकि उसने अपना पैसा उधर दे दिया। इसलिए अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो बॉन्ड लॉन्ग टर्म के हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट की शक्ल में ज़्यादा जो है वो मिलना चाहिए इंटरेस्ट रेट। जैसे यहाँ पर वो एग्जांपल दे रहा है कि अगर गवर्नमेंट दो जो है वो इशू करती है ट्रेजरी स्टॉक, एक 9% पे इशू करती है और एक और इशू करती है जो कि क्या है 5 इयर्स के लिए, यानी 9% पे 5 इयर्स के लिए करती है, और फिर एक और करती है जो कि 20 साल के लिए है। अब आप बताइए कि किसके ऊपर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? यानी 2 इश्यूज हैं, 9% ऑफ ट्रेजरी स्टॉक ऑन द सेम डेट, वन विद मेच्योरिटी ऑफ 5 इयर्स एंड वन विद मेच्योरिटी ऑफ 20 इयर्स। बताइए जी। तो जो 20 साल के लिए कर्जा लिया जा रहा है, एक 5 साल के लिए कर्जा लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो 20 साल के लिए बॉन्ड इशू करेगी या शेयर इशू करेगी या जो भी ट्रेजरी जो है गवर्नमेंट इशू करेगी, उसके ऊपर वो कहेंगे जी हमें ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करें। समझ गए ना ये बात? जो मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए 20 साल वाले पे ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे करेगी और 5 इयर्स वाले पे वो जो है वो इंटरेस्ट रेट पे करेगी। ठीक है जी। क्योंकि इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कि देन द लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर वुड मेक देम प्रेफर ऑफ द 5 ईयर स्टॉक। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैंने बात की उसके उलट बात यहाँ पे ये है कि अगर तो इन्वेस्टर ये समझता है कि उसने अपना पैसा उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लिक्विडिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, तो वो फिर 20 साल का बॉन्ड नहीं खरीदेगा बल्कि वो फिर 5 साल वाला खरीदेगा, क्योंकि वो कहता है कि मुझे लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब नीचे समझाया हुआ, ये समझाया हुआ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी मैंने पहले समझाया हुआ आपको, लिक्विडिटी का मतलब है कैश, है ना। तो अगर वो कैश को प्रेफरेंस दे रहा है तो फिर तो वो बॉन्ड नहीं खरीदेगा ना, फिर तो वो कैश अपने पास रखेगा। तो अगर वहां पे वो समझता है कि मुझे कैश 5 साल बाद वापस मिल जाना चाहिए, तो फिर वो 5 साल वाला बॉन्ड खरीदेगा। और अगर वो कहता है कि नहीं मैं लिक्विडिटी को प्रेफरेंस नहीं करता, तो फिर वो 20 साल वाला खरीदेगा। ये उसकी अपनी प्रेफरेंस है कि वो लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स कि वो मनी को होल्ड करना प्रेफर करेगा रादर देन द बॉन्ड्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो लिक्विडिटी का मतलब है मनी को होल्ड करना, कैश यानी होल्ड करना। तो अगर तो इन्वेस्टर के पास दो रास्ते हैं कि उसके पास जो मनी है उसको वो कैश की सूरत में रख ले या वो उसको बॉन्ड की सूरत में रख ले। जो उसके पास यानी मनी या वेल्थ है, तो वेल्थ को वो कैश की सूरत में रख ले या बॉन्ड्स की सूरत में रख ले। अगर तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगी तो फिर बॉन्ड की डिमांड कम हो जाएगी। अगर अगर वो लिक्विडिटी की प्रेफरेंस नहीं करेगा फिर वो बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो शख्स लिक्विडिटी को प्रेफरेंस दे रहा है तो फिर वो 5 साल वाला बॉन्ड खरीद लेगा, और अगर वो लिक्विडिटी को प्रेफरेंस नहीं दे रहा तो फिर वो 20 साल वाला बॉन्ड खरीद लेगा। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस पे ये सारी कहानी चली जाती है। ठीक हो गया जी। और दूसरी एक और चीज भी ये है कि जाहिर सी बात है कि हर इन्वेस्टर ये चाह रहा होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे, क्योंकि पता नहीं 20 साल बाद क्या होता है या क्या नहीं होता है, हालात के हवाले से या अनसर्टेनिटी के हवाले से। तो वो एक बॉन्ड जो है उसकी मेच्योरिटी, एक बॉन्ड की मेच्योरिटी 5 साल है और एक बॉन्ड की मेच्योरिटी जो है वो 20 साल है। तो मेरा ख्याल है वो अगर वो ये समझता है कि मुझे लिक्विडिटी ज़्यादा चाहिए तो वो फिर 5 साल वाला बॉन्ड खरीद लेगा और वो जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको वो प्रेफरेंस नहीं देगा। हालांकि 20 साल वाला बॉन्ड के ऊपर सूद ज़्यादा मिलना है
और 5 साल वाले बॉन्ड पर सूद कम मिल रहा है, लेकिन सूद की फिर यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं है, इंटरेस्ट की प्रेफरेंस नहीं है, लिक्विडिटी की प्रेफरेंस है। और लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। आप लिक्विडिटी लेंगे तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, अगर आप लिक्विडिटी कम लेंगे तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखें 5 साल वाला जो बॉन्ड है 5 ईयर्स वाला और ये 20 ईयर्स वाला, इसके ऊपर फॉर एग्जांपल 10% होगा तो इसके ऊपर कोई 20% इंटरेस्ट रेट होगा। अब उसकी मर्जी है कि वो सूद ज्यादा लेना चाहता है तो 20 साल वाला ले ले बॉन्ड, और अगर वो चाहता है कि नहीं मुझे पैसा चाहिए और पैसा 5 साल बाद ही वापस मिल जाए तो फिर उसे 10% वाला इंटरेस्ट वाला बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। ये अब उसकी अपनी मर्जी है, व्हाट ही प्रेफर्स और शी प्रेफर्स। ये बातें समझ आती हैं आपको? लॉन्ग टर्म की यील्ड इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा ना, लॉन्ग टर्म के अंदर इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है ना जी। तो ये इंटरेस्ट की कहानी है सारी, ठीक है जी। अच्छा, और देखिए ये हम सारी रीज़न ही इसलिए पढ़ रहे हैं कि वाई दी, ये हम जो रीजंस पढ़ रहे हैं कि वाई दी लॉन्ग टर्म एसेट्स हैव मोर इंटरेस्ट रेट देन दी शॉर्ट टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म एसेट्स के ऊपर इंटरेस्ट देखें थोड़ा है, 10% है, 20 ईयर्स वाले पे 20% है। तो यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि ये ज्यादा टाइम पीरियड वाले पे यील्ड ज्यादा आ रही है, कम टाइम पीरियड वाले पे यील्ड कम आ रही है। तो क्या रीजन है? वो रीजन ये मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि पहली चीज है कॉम्पनसेशन, कि आप अपनी रकम को 20 साल के लिए देना चाहेंगे तो आप कहेंगे मुझे उसका कॉम्पनसेशन भी ज्यादा मिले, यानी यील्ड ज्यादा मिले, तो वो यील्ड ज्यादा देनी पड़ेगी उनको, और वो यील्ड उधर कम होगी जहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो, जहां पर टाइम पीरियड जो है वो कम होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर रिस्क भी ज्यादा होता है। तो किसकी निस्बत? शॉर्ट टर्म की निस्बत, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर इसलिए ज्यादा वो रिस्क की भी कंपनसेशन चाहते हैं। एक तो वो लिक्विडिटी की कंपनसेशन मांग रहे हैं, लिक्विडिटी से महरूम होने का इनाम मांग रहे हैं। अगर ज्यादा टाइम पीरियड के लिए लिक्विडिटी आप ले रहे हैं तो फिर आपको कंपनसेशन भी ज्यादा देनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अगली चीज जो है वो ये कि रिस्क भी तो है ना, तो रिस्क के हवाले से आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म लैंडिंग के ऊपर रिस्क ज्यादा है, किसकी निस्बत? शॉर्ट टर्म की निस्बत। और वो रिस्क कौन से रिस्क हैं? वो रिस्क दो तरह के रिस्क हैं, एक इन्फ्लेशन का रिस्क है और एक अनसर्टन इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स का रिस्क है। ये दो किस्म के रिस्क होने की वजह से लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, या इन अदर वर्ड्स यील्ड ज्यादा होती है या ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि जब आप अपना पैसा 20 साल के लिए 20 साल वाला बॉन्ड खरीदेंगे तो 20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू जो आज है वो तो नहीं होगी, वो तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी कीमतें बढ़ने की वजह से। क्योंकि 20 साल बाद आपको अगर पैसा मिलता है वापस तो वो उतनी चीजें तो नहीं खरीद सकेगा जितनी आज आप खरीद सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इन्फ्लेशनरी कंपनसेशन भी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में तो इतना इन्फ्लेशन रेट चेंज नहीं होगा ना, इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इतनी ज्यादा मसाइल नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर तो ये भी तो हो सकता है कि आप जितना सूद लें उससे ज्यादा आपकी करेंसी की वैल्यू ही गिर जाए और फिर आपको क्या हो, उसका रिजल्ट क्या होगा, लॉस हो जाए आपको, ठीक है ना जी। तो ये चीजें भी सामने रखनी पड़ेंगी कि आपने फर्ज करें कि इंटरेस्ट रेट 12% लिया है या आपने 20% इंटरेस्ट रेट ले लिया है यहाँ पे, ये जैसे लिखा हुआ है, और इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो 30% हो जाता है, तो आपको तो असल में लॉस हो गया ना। 20% तो आपको मिल गया, 10% और आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो आपको तो एक्चुअली लॉस हुआ है। तो इसलिए देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, जो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे किया जा रहा है एसेट के ऊपर,
वो ओवरटेकन बाय द इंटरेस्ट ना हो जाए यील्ड ऑन द ड्यू टू द हाई इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गया तो आपको लॉस हो जाएगा। आपको मैंने कहा 20% आपने सूद कमाया और 30% आपकी करेंसी की वैल्यू गिर गई, तो आपको तो फ़ायदा ना हुआ, आपको तो लॉस हो गया। तो इसलिए ये रिस्क मौजूद है। इसलिए लॉन्ग टर्म के अंदर जब आप इन्फ्लेशनरी रिस्क डालते हैं तो आप इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा लेते हैं, आप कहते हैं कि हो सकता है कि इतना हो जाए। फिर इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो आप सर्टेनिटी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, हालत क्या होगी इकोनॉमी की, मतलब 20 साल बाद 15 साल बाद क्या होगी। तो हो सकता है कि आपने जिस कंपनी को बॉन्ड खरीदा हो, जिस कंपनी का बॉन्ड खरीदा वही बंद हो जाए, या वो बैंकरप्ट हो जाए, या वो डिफॉल्ट कर जाए, तो आपको तो लॉस हो सकता है ना। तो इसलिए ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है कि क्या वो रिस्क भी आपने उसमें डाला हुआ है इंटरेस्ट रेट में। जब आप इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं किसी से तो ये चीज़ भी आप रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपनी प्रिंसिपल अमाउंट तो रिकवर करें और फिर इंटरेस्ट रेट लेते रहें उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है। तो ये रीजंस बता रहे हैं कि वाई द इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म एसेट इज हायर देन द शॉर्ट टर्म। तो इसकी ये रीजंस है। पहला कि लिक्विडिटी और इंटरेस्ट के अंदर जो एक ट्रेड ऑफ है यानी चॉइस है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि रिस्क, इन्फ्लेशनरी रिस्क और अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन इकोनॉमिक कंडीशंस। और फिर इसीलिए जब उन्हें ये पता होता है कि हमें रिस्क ज़्यादा है तो फिर वो चाहते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो भी ज़्यादा हो, इसीलिए हायर रेट ऑफ रिटर्न वो चाहते हैं, यानी हायर इंटरेस्ट रेट चाहते हैं ताकि वो कंपनसेट कर सकें रिस्क की उसको। फिर अगली जो बात ये है कि ये भी चीज़ समझने की ज़रूरत है कि दो और फैक्टर जो समझने की ज़रूरत है, जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, कि रिस्क एसोसिएटेड विद द परसीवेबिलिटी ऑफ द बोरोवर। जिस कंपनी का मैंने, वो बोरोवर हुई ना वो कंपनी, मैं तो लेंडर हूँ जिसका मैंने बॉन्ड खरीदा है, मैंने कर्जा दिया ना उनको, तो मैं तो लेंडर हूँ और जिस कंपनी का वो बॉन्ड था वो बोरोवर है, तो वो क्या वापस कर सकती है मेरा पैसा, वो मेरे लोन को वापस कर देगी कि नहीं करेगी, ये चीज भी देखनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कि क्या मेरा ये बॉन्ड जो है इसको कोई इंश्योरेंस मिली हुई है, कोई सिक्योर्ड है ये किसी भी मॉर्गेज से या किसी भी एसेट से। तो हो सकता है कि मैं बस बॉन्ड एक कागज का टुकड़ा ही है ना बॉन्ड, वो लेके अपने घर बैठा रहूं और पता चले कंपनी डूब गई तो मैं तो मारा गया। तो इसलिए ये चीज देखनी पड़ेगी सारी, ये चारों फैक्टर समझने पड़ेंगे कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर। तो बहरहाल टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर मेन पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर यील्ड यानी इंटरेस्ट ज़्यादा होता है शॉर्ट टर्म के बदले में के मुकाबले में, और उसके ये फैक्टर्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यील्ड कर्व। यील्ड कर्व क्या है? यील्ड कर्व क्या है? यील्ड कर्व की डेफिनेशन लिखते हैं, a plot of yield on bonds with different terms to maturity, with different terms to maturity। टर्म्स टू मेच्योरिटी क्या है? डिफरेंट है, और यील्ड का बात कर रहे हैं, बट सेम रिस्क, लिक्विडिटी एंड टैक्स। बट सेम यानी इसका मतलब ये है कि ना तो टैक्स में तब्दीली आएगी, ना रिस्क में आएगी, ना लिक्विडिटी में आएगी, सिर्फ एक तरफ टर्म होगी और एक तरफ यील्ड होगी। कि 1 साल का बॉन्ड है तो उसके ऊपर कितना यील्ड है, 2 साल का बॉन्ड है तो उसके ऊपर कितनी यील्ड है, 3 साल का बॉन्ड है तो उस पर कितनी यील्ड है। तो यील्ड ऑन बॉन्ड का जब आप डिफरेंट टर्म्स टू मेच्योरिटी के साथ लिंक कर देते हैं
और उसका एक ग्राफ बना के उसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को, तो उसको क्या कहते हैं, उसको आप इज कॉल्ड यील्ड कर्व। तो उसको फिर आप यील्ड कर्व कहते हैं जी। ये समझ आई? इसका मतलब ये है कि यील्ड कर्व जो होता है ना, उसमें आप डिफरेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, डी बॉन्ड, डिफरेंट बॉन्ड्स ले लेते हैं, और वो सिमिलर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिस्क, विद रिस्पेक्ट टू लिक्विडिटी, विद रिस्पेक्ट टू टैक्स, लेकिन डिफरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मेच्योरिटी। बाकी सारी मतलब ए बॉन्ड है, ए बॉन्ड है यानी बॉन्ड ए 3 ले लेते हैं, बॉन्ड बी और बॉन्ड सी है, 3 बॉन्ड है। इन तीनों के ऊपर ये समझ लें 1 साल का, ये 2 साल का, ये 3 साल का, लेकिन इसके ऊपर रिस्क, इसके ऊपर भी रिस्क और इसके ऊपर भी रिस्क सेम है। इसी तरह लिक्विडिटी इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, उसकी भी वही है, फर्ज कर लेते हैं। और इसके ऊपर टैक्स, इस पे भी वही है, इस पे वही है, इस पे वही है। तो ये देखें सेम सेम लिक्विडिटी, सेम रिस्क, लेकिन फर्क किधर आ रहा है, सिर्फ टर्म्स टू मेच्योरिटी में। समझ गए? तो टर्म टू मेच्योरिटी जो है वो चेंज हो रही है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है कि a yield curve shows the relationship between the interest rate, ये इंटरेस्ट रेट, यील्ड का मतलब यहां पे क्या ले रहा है, इंटरेस्ट रेट, और सिमिलर एसेट्स। सिमिलर एसेट्स मींस ऐसे एसेट जिनका रिस्क सेम हो, जिनका लिक्विडिटी सेम हो, जिनके ऊपर टैक्स सेम हो, लेकिन फर्क किसमें हो, विद डिफरेंट टर्म टू मेच्योरिटी, उनकी टर्म टू मेच्योरिटी डिफरेंट हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो यील्ड कर्व बन जाएगा। तो जैसे ये देखें, ये कर्व है, इस कर्व में देखें तो आपको नजर आएगा ये नॉर्मल यील्ड कर्व है, यह टर्म टू मेच्योरिटी यहां पे आ रहा है। टर्म टू मेच्योरिटी मींस टाइम। तो ये फॉर एग्जांपल टी नॉट के ऊपर इस टाइम पीरियड के अंदर जो यील्ड आ रही है वो y1 आ रही है, और ज्यादा टाइम पीरियड हो, t1 हो, तो उस पे यील्ड भी ज्यादा है, यानी टाइम टू मेच्योरिटी ज्यादा है, टर्म टू मेच्योरिटी ज्यादा है, तो यील्ड भी ज्यादा है। ये समझ आ गई बात? इसका मतलब ये है कि टर्म टू मेच्योरिटी अगर बढ़ेगी तो फिर यील्ड भी बढ़ेगी। ये वही बात है जो अभी हमने की थी कि यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म एसेट्स इज ग्रेटर देन द यील्ड ऑन शॉर्ट टर्म एसेट्स। उसी चीज को कर्व की सूरत में शो कर दिया है कि टर्म टू मेच्योरिटी बढ़ने से टर्म टू मेच्योरिटी और यील्ड में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव है। ये देखें, a normal yield curve will be upward sloping because higher interest rate which are likely to appear on the long term lending, यही बात मैं कह रहा हूं। हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब हायर यील्ड। हायर यील्ड कब मिलेगी, जब लॉन्ग टर्म पे आएंगे आप। ये भी बात की हमने ये वाली कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एसेट्स ऑफर अ हायर यील्ड देन द शॉर्ट टर्म एसेट्स। यही बात यहाँ पे हो रही है यील्ड कर्व के अंदर कि हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा लॉन्ग टर्म लैंडिंग के ऊपर। ठीक है ना जी? तो इसका मतलब ये है कि ऐसे जो ऐसा स्टॉक जो बिल्कुल मेच्योरिटी के पास होगा, यानी अभी मेच्योर होने ही वाला है, उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, तो फिर उसकी यील्ड कम होगी। ठीक है ना जी? तो क्योंकि वो एक 10 साल का है तो 9 साल गुजर गए हों जब आपने खरीदा हो, तो अब उसको मेच्योर होने में 1 साल ही बाकी रहता होगा ना, तो उसकी कितनी यील्ड होगी, फिर यील्ड कम होना शुरू हो जाएगी उसकी। यही बात वो कह रहे हैं कि एज द स्टॉक नियर्स मेच्योरिटी, स्टॉक जितना मेच्योरिटी के करीब होता है,
इट्स मार्केट प्राइस विल गेट क्लोजर टू इट्स नॉमिनल प्राइस। तो जो उसकी नॉमिनल प्राइस होती है और जो उनकी मार्केट प्राइस होती है वो बिल्कुल एक जैसी हो जाती है। इसकी वजह से उनकी यील्ड जो है वो गिर जाती है। जितना मेच्योरिटी से स्टॉक की मेच्योरिटी जितनी ज्यादा पड़ी होगी उतना ही ज्यादा यील्ड भी ज्यादा होगी।